अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं ज़ुबीना फ़याज़ एक बार फिर आपके साथ। तो मैं ले आई हूँ एक और नई कहानी। लेकिन उससे पहले मैं हमेशा की तरह यही कहूँगी कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं या अब तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को ज़रूर दबा दीजिए। और अगर कहानियाँ पसंद आती हैं तो अपने कॉन्टेक्ट्स में शेयर करना ना भूलें। तो शुरू करते हैं एक और नई नावल। इस नावल का नाम है गुलिस्तान पेरिस और इसकी राइटर है सना खालिक। तो शुरू करती हूँ गुलिस्तान पेरिस पार्ट 1। मर्रा की तरह आज भी मौसम काफ़ी सर्द था। आसमान पे जगह जगह रुई की तरह सफ़ेद इंतहाई खूबसूरत काले गाले बने हुए थे। सूरज अपनी लामहदूद कोशिशों के बावजूद अपना आप दिखाने से बाज रहा था। बादल की छोटी छोटी टुकड़ियों ने उनके इर्द गिर्द घेराव कर रखा था, वरना चाशनी में घुली शरबती किरणें सारे पंख फैलाए कहीं गिरती है तो उसकी खूबसूरती और रंगीनियों से हर कोई महफूज होता है। फ्रांस के शहर पेरिस की लगातार बारिशों ने उसका अपने शहर में भरपूर इस्तकबाल किया था। तेज़ हवा का एक झोंका इंसानी रूह को सरशार करने के लिए काफ़ी होता है। यहाँ तो बर्फीली हवाओं ने उसका जोश व खरोश से इस्तकबाल किया था। दूर उफ़क़ की नीलाहट सियाही माइल हो चुकी थी। महबूब वतन की बारिश उसे दिलो जान से कबूल थी, वरना पाकिस्तान में सर्द मौसम में वो बिस्तर में दुबक कर बैठ जाया करती थी। लेकिन उसने इस दिलफरेब बारिश का बाहें फैलाकर इस्तकबाल किया था। खुशी ऐसी थी कि छुपाए नहीं छुपती थी। उसके रोम रोम में खुशी झलक रही थी। उसका आज यूनिवर्सिटी में पहला दिन था और आज के दिन ही वो लेट होकर अपनी सुस्ती का सबूत नहीं देना चाहती थी। बारिश बेज़ोर बरस रही थी। ऐसे में उसे बज़ात खुद कैब करवा के जाना परेशानी में डाल गया था, वरना खुद से ये सब कहाँ करने की आदत थी। कहीं भी आने जाने के लिए उसकी गाड़ी हमेशा उसके लिए तैयार रहती थी। सिकंदर अलीम जाने माने इंडस्ट्रियल थे। छोटी सी उम्र में बाप के साथ फैमिली बिजनेस ज्वाइन कर लिया था और फिर जल्द ही शादी के बंधन में बंध गए थे। वो नगीन से कितनी मोहब्बत करते थे, इस बात का सबूत उन्होंने अपनी पहली औलाद का नाम नगीन के नाम से मिलता जुलता ही रख कर दिया था। नगीन से नैन। नैन ने उनकी अधूरी ज़िंदगी को मुकम्मल किया था। नैन की पैदाइश उनकी शादी के 8 साल बाद हुई थी और नगीन बेगम की बेकरार ममता को करार आया था। और नैन की पैदाइश के बाद वजी को नगीन की गोद में डालकर खुदा ने उनकी बेचैन तड़पती ममता को मुकम्मल सुकून का एहसास बख्शा था। वो कभी घड़ी को देखती, कभी हल्का सा पर्दा हटाकर बरसती बारिश को। बिला आखिर कुछ देर के बाद बारिश पूरी तरह ना सही लेकिन थम चुकी थी। नैन फौरन बैग उठाकर नीचे को लपकी। मज़ीद ताख़ीर ठीक ना थी। हड्डियों को जमा देने वाली सर्दी, इस पर कैब ना मिलने की ज़्यादती। वो बेहद मुस्तरब खड़ी कैब का इंतज़ार कर रही थी, लेकिन दूर दूर तक कैब का नामो निशान न था। ऐसे में उसने अपने इर्द गिर्द सफ़ेदी फैलती देखी। कहीं स्नो फैल रही थी। उसने अपनी सुरमई आंखें उठाकर उफ़क़ को देखा, जहाँ से रुई का मीनार बरस रहा था। उसने बाहें खोल कर सर्द हवा को अपने अंदर उतारा। पेरिस में उसने अपनी पहली स्नो को बहुत एंजॉय किया था। उसके कपड़ों और बालों पर भी स्नो गिरकर पिघल रही थी, लेकिन उसे इसकी परवाह कहाँ थी। फिर खुदा की ज़ात को उस पर रहम आ ही गया और वो उसके बावजूद भी बाहें फैलाए गोल गोल घूम रही थी और स्नो पकड़ने की कोशिश में लगी हुई थी। और अभी भी वो एक कैब की मुंतज़िर थी और आखिरकार उसे कैब मिल गई। हीटर की वजह से कैब के अंदर का माहौल काफ़ी गर्म था। इंतहाई शस्ता अंग्रेज़ी में मतलूबा यूनिवर्सिटी का बताकर टेक लगाकर बाहर का सहर अंगेज़ मंजर अपनी गहरी आंखों में समोने लगी। उफ़ आपा, आज के दिन तो ये बोरिंग बुक्स छोड़ दे, बाहर चले 1 to 1 मैच हो जाए। वजी आज संडे के वाले दिन भी बहन को किताबों में गर्क देखकर नाराज़गी से बोला था। वजी आपा का एग्ज़ाम है ना, इसलिए मैं नहीं खेल सकती। अगर पेपर अच्छा ना हुआ तो तुम्हारी आपा को स्कॉलरशिप कैसे मिलेगी? इसके लिए तो आपा को पढ़ाई करनी पड़ेगी ना। और वजी तो आपा से बहुत मोहब्बत करता है ना। इंतहाई शगुफ्तगी और प्यार से नैन ने छोटे लाडले भाई को बालों से सहलाते हुए समझाया। आपा, आप स्कॉलरशिप का क्या करेंगी? लाउबाली सा खलंडरी वजी आपा के पास सोफे पे बैठते हुए उनसे पूछने लगा।
पेन को दांतों में रखते हुए नैन ने को लंबा खींचते हुए प्यार से वजी को देखा और फिर बोली, जब मुझे स्कॉलरशिप मिल जाएगी फिर मैं बाकी की पढ़ाई पेरिस जाके करूँगी। आपा, पेरिस जाना कौन सा मुश्किल है, हम तो कभी भी पापा के साथ जा सकते हैं, फिर ये सब क्यों करती हैं? अरे भाई, शॉर्टकट का ज़माना है, जब सीधी सीधी मंजिल मिल सकती है फिर दुश्वार रास्ता इख्तियार करने का क्या फ़ायदा। कहने को तो वो खलंडरी लड़का था, लेकिन बात बहुत बड़ी कर गया था। अरे वाह वाह, मेरा भाई तो बहुत बड़ा हो गया है, नैन मोहब्बत पाश नज़रों से भाई को देखते हुए बोली। हाँ, तुम ठीक कह रहे हो, लेकिन मैं खुद अपने बलबूते पर कुछ करना चाहती हूँ। ज़िंदगी से लड़ने के उतार चढ़ाव को फेस करने के लिए इंसान को खुलकर सामने आकर मुकाबला करना चाहिए। अगर हम हर चीज़ के लिए बाबा पर डिपेंड हो जाए तो इस दुनिया से लड़ने की सारी ताकतों से मफलूज हो जाएंगे। हमें बाबा ने हर आसाइश दी है, कभी किसी चीज़ के लिए तरसना नहीं पड़ा, लेकिन वक्त और हालात सदा एक से नहीं रहते, इसलिए हमें हर तरह के वक्त का सामना करने के लिए खुद को तैयार करना चाहिए। नैन ने धीमे लहजे में अपनी बात मुकम्मल की। वजी, जो अभी तक नासमझी से बहन को देख रहा था, एकदम से बोला, आपा, मुझे आपकी ये फिलोसफर्स वाली बातें समझ नहीं आती। साथ ही अपना बैट उठाकर बाहर निकल गया। वजी के जाने के बाद वो दोबारा से किताब खोलकर पढ़ने लगी। नैन को शुरू से ही पढ़ने का बहुत शौक था। किताबों से उसका लगाव साफ दिखता था। स्कूल के टॉप होल्डर स्टूडेंट्स में से थी। ख़ानदान भर में इसकी पोजीशन के चर्चे थे। स्कूल और कॉलेज के अलावा ख़ानदान में भी वो सबसे ज़्यादा लायक लड़की थी। हसास दिल की मालिक, कम गोसी, छुई मुई सी नैन सिकंदर सबकी जान थी। वो कैब से उतरकर चलने लगी। उसकी चाल में बला का एतमाद था, चेहरा बिल्कुल बेतासुर था, कोई अंदेशा, कोई वहम, कोई घबराहट न थी। उसकी मंजिल उसके सामने थी। सोरबोने यूनिवर्सिटी ऑफ पेरिस का बड़ा सा बोर्ड अपने लफ्ज़ों की चमक के साथ मौजूद था। मौसम मसरूर था, गीली मिट्टी की सौंधी सौंधी महक चारसू फैली हुई थी। हल्की हल्की बारिश की मनमौज बूंदें बरस रही थी। वो एतमाद से कदम उठाती अपनी मंजिल की तरफ गामज़न थी। सोरबोने यूरोप के सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी में दूसरे नंबर पे है। नैन सिकंदर कदम कदम चलती राजा महाराजाओं के दौर में चलने वाले बड़े से गेट को पार करके अंदर दाखिल हुई तो उसे ऐसा महसूस हुआ जैसे वो सच में किसी महाराजा के बहुत बड़े वसी और अरीज महल में आ गई हो। पुरानी तर्ज की तारीख साज इमारत इंतहा की खूबसूरत थी। वो रविश पे चलती जा रही थी। लड़के लड़कियों के गोल गोल चारों सिमत फैले हुए थे। नैन अपनी सुरमई आंखें घुमा घुमा कर सारे मंजर का जायज़ा ले रही थी। उसे समझ नहीं आ रही थी कि इसे कितना सफ़र और तय करना है। पाकिस्तान होता तो यकीनन वो किसी को रोककर पूछ लेती, लेकिन पराए मुल्क में इसे न जाने क्यों अजीब लग रहा था। स्टूडेंट्स की आमदोरफ्त बढ़ रही थी, वो भी स्टूडेंट्स की भीड़ में शामिल थी। चलते चलते सांस उखड़कने लगी थी, लेकिन उसे अपनी क्लास मिल ही नहीं रही थी। यूनिवर्सिटी के न जाने कितने ब्लॉक्स थे, वो एक ब्लॉक भी पूरा नहीं घूमी थी और थककर एक तरफ खड़ी हो गई जब उसे अपने अक़ब से निस्वानी आवाज़ सुनाई दी। क्या मैं आपकी मदद कर सकती हूँ? नैन ने फ़ौरन मुड़कर देखा। वो जो भी थी बला की खूबसूरत थी। वो मुस्कुराकर नैन को देख रही थी। नैन भी जवाबन हल्का सा मुस्कुरा दी। वो प्यारा सा मुजस्समा उसके करीब आया और फिर उससे गोया हुई। उसके नक़ोश इतने वाज़ेह थे कि वो पहचानी जाती थी कि वो कोई पाकिस्तानी या हिंदुस्तानी लड़की है। हिंदू और पाकिस्तानी बहुत मुशाबहत रखते हैं, उम्मूमन जल्द पहचान लिए जाते हैं। मेरा नाम अलीना है। मैं कब से देख रही हूँ यहाँ खड़ी हो, किसी का वेट कर रही हो। मैंने पहले कभी नहीं देखा तुम्हें यहाँ। क्या न्यू कमर हो? कोई प्रॉब्लम है तो आई कैन हेल्प यू, खूबसूरत मुजस्समे ने कहा। नैन ने साज बहाल की। जी, मैं न्यू स्टूडेंट हूँ। मेरा पहला दिन है आज यूनिवर्सिटी में, लेकिन मुझे समझ नहीं आ रहा कि मेरी क्लास किस तरफ है, कौन से सब्जेक्ट है। खूबसूरत मुजस्समे ने प्यार से पूछा था। MBA। पाकिस्तान से हूँ, इंतहाई शस्ता उर्दू में पूछा था। पाकिस्तान से हो? इंतहाई शस्ता से उर्दू में बात की।
नैन ने सर इस बात में हिला दिया। पाकिस्तान में कहाँ से? लाहौर से। इंतहाई खूबसूरत मुख्तसर सा जवाब। नैन के दिल को धारस मिली थी कि कोई तो है जो दयारे गैर में भी उसकी ज़बान समझ सकता है। मैं भी पाकिस्तान से हूँ, कहते हुए न जाने क्यों उस परी रूह की आंखों के गोशे भीग गए थे, जिससे फ़ौरन सहूलत से उसने साफ किया था। और आ जाओ मेरे साथ, कहते हुए आगे बढ़ गई। नैन ने फ़ौरन इसका ताक़ुब किया। शायद खुदा ने मुजस्समा परी रूह को इसका मसीहा बनाकर भेजा था। नैन बेटा कहाँ हो? जी मम्मा, मैं यहाँ हूँ, अलमारी से सर बाहर निकालते हुए बुलंद आवाज़ में बोली। काफ़ी दिनों से वो अपनी क्लोज़ेट ठीक करने का सोच रही थी, लेकिन पेपर्स की वजह से डिले कर रही थी। अब पेपर्स ख़त्म हो चुके थे। वो फ्री बैठने से बेहतर था कि आज के आज काम ख़त्म कर ले। फिर क्या देखते ही देखते नैन ने कमर बांधी और जुट गई काम में। तुम्हारे पापा कह रहे हैं शाम की चाय सब इकट्ठी पियेंगे। पापा और वजी कह रहे हैं कि पकोड़े बनाओ। साथ तुम भी बता दो तुम्हारे लिए क्या बनाऊं? मामा ने खड़े खड़े एक ही सांस में सारे सवाल कर डाले। वजी और पापा खाएंगे वही, मसरूफ़ अंदाज में मोहब्बत से कहा। नगीन बेगम जवाब पाते ही कमरे से निकल गई। चाय का दौर चला तो पापा ने लाडली बेटी को खुद से लिपटाते हुए प्यार से पूछा, मेरी गुड़िया के पेपर्स कैसे हो रहे हैं? पापा, मैं आपसे नाराज़ हूँ। आपको अंदाज़ा भी है कि एक ही घर में होते हुए भी आज पूरे 1 वीक के बाद मुलाकात हो रही है, मसनूई नाराज़गी से कहा गया। अरे नगीन बेगम, ये तो बड़ा मसला हो गया है, क्या किया जाए? सिकंदर ने सवालिया नज़रों से बेगम को देखते हुए पूछा। ना बाबा ना, ये आप दोनों बाप बेटी का मामला है, मैं कुछ नहीं कर सकती। नगीन बेगम सहूलत से अपना दामन बचा गई। मैं भी नाराज़ हूँ, वजी ने भी मौका पाकर चौंका मारा। ये क्या हो रहा है? तुम सब ने मिलकर मेरे खिलाफ प्लानिंग की हुई है क्या? सिकंदर अलीम शरारत से गोया हुए फिर बोले। अच्छा बाबा, मैं अपनी गलती तस्लीम करता हूँ। अब ऐसा करूँ कि मेरे दोनों बच्चों का मूड ठीक हो जाए। सिकंदर ना सिर्फ अच्छे और मुखलिस बाप और इंसान थे, बल्कि बहुत अच्छे दोस्त भी साबित हुए थे। बच्चों के मामले में वो खुद भी बच्चे बन जाया करते थे। ठीक है, एक शर्त पर आप कल ऑफिस नहीं जाएंगे, बल्कि हमारे साथ पिकनिक पे चलेंगे। नैन बात ख़त्म करके जवाब तलब नज़रों से बाबा को देखने लगी। आह, हम कल तो मेरी बहुत इम्पोर्टेंट मीटिंग है। सिकंदर साहब ने शेड्यूल के मुताबिक बच्चों और बेगम को आगाह किया। नहीं पापा नहीं, आपने अभी कहा था कि आप हमारी हर शर्त मानेंगे। बस आप कल नहीं जा रहे ऑफिस, बल्कि हमारे साथ पिकनिक पे चलेंगे। नैन बच्चों की तरह रूठते हुए बोल रही थी। नैनी मेरी परी, मेरी जान, कल नहीं, बट आई प्रॉमिस परसों पक्का चलेंगे। ओके डन। वजी ने फ़ौरन बाबा की रहनुमाई की थी। मजबूरन नैन को भी हथियार डालने पड़े थे। पापा, आपको पता है कल मैंने बहुत टफ मैच जीता। पापा, वो मेरी फ्रेंड उरूज है ना, उसकी बड़ी आपा की शादी है। वो कल हमें इनवाइट करने आई थी। बाप को पास पाकर दोनों बच्चे अपनी अपनी बातें बताना शुरू हो चुके थे। नगीन अपनी हंसती मुस्कुराती ज़िंदगी को नज़र लग जाने के डर से फ़ौरन मंजर से हट गई। एक मोती उनकी आंख से ज़ोर आवर होकर बाहर निकल आया था और उनके गाल भिगो गया था। अब दूसरी तरफ पहले दिन न्यू स्टूडेंट्स को जिस तरह से परेशानी उठानी पड़ती है, ऐसी कोई परेशानी नैन को नहीं उठानी पड़ी थी। अलीना जहां यकीनन बहुत अच्छी मददगार साबित हुई थी, स्टूडेंट कार्ड से लेकर क्लास शेड्यूल तक सब कुछ तो वो बता चुकी थी। नैन जो बहुत एतमाद और बाहिम्मती से पेरिस जैसे बड़े मुल्क में आ तो गई थी, लेकिन अब शर्म से पानी पानी हो रही थी। आओ नैन, इनसे मिलो, इस यूनिवर्सिटी के लायक फायक स्टूडेंट्स हैं ये। 2 लड़कियों और 3 लड़कों का कोई ग्रुप था जिनको वो नैन से मुतारुफ करवा रही थी। वो पाँचों कहीं से भी लायक फायक स्टूडेंट नहीं लग रही थी। फिर मिस अलीना ऐसा क्यों बोल रही थी? नैन ये समझ नहीं पा रही थी। ये है हैरी, इसका काम है यहाँ आने वाले हर न्यू कमर को बुली करना, उन्हें तंग करना, जैसा कि हर न्यू कमर के साथ पुराने स्टूडेंट्स करते हैं और इसे अपना हक तस्लीम करते हैं। इनमें सबसे दुबले पतले नीली आंखों वाले की तरफ इशारा करते हुए कहा था।
जिसने नैन को तिरछी नज़रों से घूरा था। नैन ने फ़ौरन उसकी नज़रों का मफ़हूम समझकर नज़रें झुका ली थी। और ये है बहुत ज़हीन और लायक शर्ले, ये बस मेकअप करती है, इसे और कुछ नहीं आता। अनफार चोटीली नीली आंखों वाले के साथ खड़ी, कदरे लापरवाह सी नजर आने वाली करली बालों वाली का कहा था, जिसने नाक चढ़ाते हुए उसे देखा। अबे क्या ये कोई नई टीचर है जो एजी मतलब अलीना जहां पूरी यूनी को छोड़कर बस हमसे ही तारीफ करवा रही हो। तीसरे नंबर वाले ने चौथे वाले के कान में हल्की सी सरगोशी की। हाँ लग रही है, चश्मा देख इसका, शक्ल से तो डॉक्टर लगती है, शरारत से किसी दूसरे ने लुकवा दिया था। ये है पीटर, इसे सिंगर बनने का बहुत शौक है, लेकिन आज तक मुझे समझ नहीं आया कि फिर ये अब तक साइकोलॉजिस्ट के डिपार्टमेंट में क्यों है। नैन सिकंदर बेतासुर चेहरा लिए इन सब के चेहरे देख कर रही थी, जहाँ कोई किसी किस्म की शर्मिंदगी निदारद नहीं थी। इनके चेहरों पर उकताहट थी, जैसे कभी कोई बिन बुलाया मेहमान आ जाए तो बंदा उकता जाता है। ऐसी उकताहट और बेजारी इनके चेहरों से आया थी, जैसे कह रहे हो बस हो गया अब हम जाएं। और ये है एनी, इसे बस बाप के पैसे उड़ाने का शौक है। पार्टीज, किटी पार्टीज, क्लब, कहीं भी जाओगी ये तुम्हें ज़रूर मिलेगी, आई एम श्योर। और ये है इन सब के चहीते शहरियार उर्फ इनफार जो चुटीली, ये कुछ करते ही नहीं। अनफॉर्चुनेटली ये कुछ करते ही नहीं। वो देखो, उंगली से सामने बने कैफ़े की तरफ इशारा किया। ये बस वहाँ बैठता है और आने जाने वाले स्टूडेंट्स को देखता है। इनके लफ्ज़ों का खुरदुरापन वाज़ेह था। मैम क्या ये हमारी न्यू मैथ्स टीचर है? हैरी ने हिम्मत करके ज़बान पर आया सवाल पूछ ही डाला। नो, शी इज़ ए न्यू कमर। तेज़ नज़रों से सबको देखते हुए बोलकर मुड़ने लगी जब शेरी की तल्ख आवाज़ इनके कानों में पड़ी। नैन भी जहाँ एजे के साथ मुड़ने लगी थी, वो भी ठिठक कर रुक गई। हमें ये बिल्कुल गवारा नहीं कि आप न्यू कमर्स के सामने हमें यूँ इंसल्ट करें। जहाँ एजे सुकून से सीने पर हाथ बांधे खड़ी थी, वहीं नैन का सुकून गारत होने लगा था। उसे कुछ बहुत बुरा होने का एहसास हो चुका था। वो ना चाहते हुए भी पराई आग में हाथ डाल चुकी थी। वो मुहावरा तो सुना होगा ना कि करे कोई और भरे कोई। ओह अच्छा, तो और क्या क्या नहीं पसंद आपको, ज़रा खुलकर बताइए शहरयार, क्योंकि ये यूनी आपकी पसंद और नापसंद पे ही तो चलती है। एजे ने घसीले अंदाज में लफ्ज़ों को चबा चबा कर अदा किया था। एजे, मुझे जो कहना था कह चुका, आपको हमारी इंसल्ट करने का कोई हक नहीं। बिना डरे उसने एजे की आंखों में झांकते हुए रुकबत से कहा था। ऊंचा कद काठ, गोरा रंग, बिल्ली जैसी शातिर आंखें, इनमें एक छलकता गुरूर, कुशादा पेशानी, उस पे गुस्से से पड़ी सिलवटें। वो बिलाशुबा एक वजीह मर्द था। उसकी आंखों में कुछ तो था जिसे नैन सिकंदर ने महसूस किया था। और फिर एजे के पुकारने पर वो फौरन सर झुकाकर उनके पीछे चल दी, लेकिन दिल में सांप कुंडली मार के बैठ चुका था और उसके ये सारे डर और हदशे बहुत जल्द दुरुस्त होने वाले थे। वक्फे से स्टूडेंट्स की आमदोरफ्त बढ़ती जा रही थी। दिसंबर का महीना था, क्रिसमस और न्यू ईयर की तैयारियां अपने उरूज पर थी। पूरी यूनिवर्सिटी को बहुत खूबसूरती से डेकोरेट किया गया था। यूनी के वसत में इंतहाई खूबसूरती से ट्री सजाया गया था। उसके इर्द गिर्द फेरी लाइट्स लगाई गई थी, जिससे ट्री मज़ीद निखर गया था। और ट्री की हर छोटी बड़ी लड़ियों के साथ विश लॉक और एक की लगाई गई थी। यूनी में जगह जगह चार्ट वर्क भी किया गया था। कहीं पे स्टूडेंट्स ने अपने मोहतरम उस्तादों के लिए बहुत प्यारी प्यारी विशेस लिखी थी और एक बड़े से चार्ट पे न्यू कमर्स के लिए वेलकम टू पेरिस, वेलकम टू सोरबोने लिखा गया था। यूनी के बड़े बड़े और बहुत और खूबसूरत तनादर दरख्तों को भी तरह तरह के फेरी लाइट से सजाया गया था। हर कोई अपनी बेस्ट परफॉर्मेंस देने में लगा हुआ था। वहीं से ब्लॉक ए की तरफ से
तो नैन सिकंदर, जिसे अभी आए चंद रोज़ हुए थे, जो पहले दिन होने वाली तमाम सोचों को झटक कर उजरत में तेज़ी से अपनी क्लास की तरफ बढ़ रही थी। किसी के पुकारने पर वो पलटी थी। शहरयार का ग्रुप उसे इशारे से अपनी तरफ बुला रहा था। मी? नैन ने अंगूठे से अपनी तरफ इशारा करते हुए पूछा। यस यस यू, पीटर ने बुलंद आवाज़ में कहा था। नैन जवाब, जो अब तक इन सबको भूली हुई थी, ऐसे बीच रास्ते में उनके पुकारने पर उसके आसान जवाब दे गए थे। वो मरे हुए कदमों से मोर की चाल चलती उनके सामने पेश हो गई थी। तो तुम हो नैन सिकंदर? वैसे बड़ा अजीब नाम है तुम्हारा। क्या मतलब है नैन का? आई मीन, कभी सुना नहीं ये नाम। बिल्ली आंखों वाले ने अपनी आंखों को छोटा करते हुए ताज्जुब से पूछा था। कुछ बोलोगी भी या गूंगी हो? इस दिन भी खामोश थी, आज भी मुंह को कफल लगाए खड़ी हो। चुप रहती हो या चुप लग गई है? नैन की तरफ से जवाब न पाकर शेरी ने फौरन जुमला कसा था, जिस पे सबका बुलंद कहकहा लातादाद भीड़ और बेजा शोरगुल के बावजूद गूंज उठा था। नैन सिकंदर बिल्कुल सपाट आंखें लिए सबको बारी बारी देख रही थी। चेहरा बिल्कुल बेतासुर था, लेकिन बोली फिर भी नहीं, क्योंकि आज वो इस बेमतलब की लड़ाई को, इन सब की जली कटी सुनकर ख़त्म करना चाहती थी। वो यहाँ पढ़ने आई थी, ना कि इन जैसे बंदरों के मुँह लगकर अपने कीमती दो साल ज़ाय करने। वो बहुत अक्लमंद थी और अभी खामोशी इख्तियार करके वो अक्लमंदी का वाज़ेह सबूत दे रही थी। अरे इसे देखो तो, बिल्कुल बहनजी लगती है। शर्ले शीशे में खुद को देखते हुए अपनी लिपस्टिक को मज़ीद गाढ़ा करते हुए बोल रही थी। शेरी कहकहा लगाते हुए शर्ले को यकीनन दाद दे रहा था। हमारी बात अभी पूरी नहीं हुई नैन सिकंदर। नैन को मुड़ते देखकर शेरी गुस्से से दहाड़ा था। नैन को शेरी की ये हरकत नागवार गुजरी थी। नैन 2 कदम चलकर वापस पलटी और एतमाद से चलती हुई शेरी के सामने सीने पे बाजू बांधकर खड़ी हो गई और खाली खाली नज़रों से उसको उसकी आंखों में देखने लगी, जैसे कह रही हो मैं सुन रही हूँ, बोलो। उसकी नज़रों में बिला का सुकून था। सुनो, ये तुम्हारा एटीट्यूड यहाँ हमारे सामने नहीं चलेगा। पूरी यूनी हमसे डरती है, लिहाजा अपनी नज़रें हमसे बचा कर रखो। पूरी यूनी उनसे वाकई डरती थी। ये बात नैन ने तब महसूस की जब शेरी के ग्रुप ने उसे अपनी तरफ बुलाया था, तो इर्द गिर्द का मजमा देखते ही देखते गायब हो गया था। अगर आपका लेक्चर हो गया तो मैं जाऊं? मुझे भी अपनी क्लास के साथ मिलकर चार्ट बनाने हैं। वो बड़े तहम्मुल से घड़ी की तरफ देखते हुए लापरवाही से बोली थी। वो ना चाहते हुए भी जोरदार तमाचा उन सबके मुंह पर मार गई थी। फिर वो पलटी और उन सबको हक्का बक्का छोड़कर आगे बढ़ गई, उन सब की नज़रों से दूर, बहुत दूर। पीटर बी रेडी, बहुत अरसे बाद टक्कर का बंदा आया है, बहुत मज़ा आने वाला है। हैरी पिलर को ज़ोर से मुक्का मारते हुए बोला, और शेरी की आंखें सुर्ख पानियों से भर गई थी। बज़ाहिर वो हंस रहा था, लेकिन दिल में आंधियों का शोर बरपा था। हैरी, मुझे इस लड़की के सारे डिटेल्स चाहिए। कल सुबह तक हैरी के लिए हुक्म सादिर किया गया था, जैसे हैरी ने खुशी खुशी कबूल किया। फिर वो वहाँ रुका नहीं, लंबे लंबे डग भरता वहाँ से निकल गया। सिकंदर अलीम ने बहुत प्यार से नैन की ख्वाहिश को रद्द किया था। नैन मामा को मना चुकी थी और उनको मनाना उसे कभी मुश्किल नहीं लगा था। इसे सिर्फ पापा की टेंशन थी और वही हुआ जिसका डर था। पापा सिरे से ही मना कर रहे थे और ये बात नैन को खासा परेशानी में मुब्तला कर गई थी। मामा अपना वादा निभा चुकी थी, अब उसे अपनी मदद आपके तहत पापा को मनाना था। पापा प्लीज़, सिर्फ 2 साल की ही तो बात है, और इस अरसे में आप मामा वजी सब मिलने आते तो रहेंगे ना। नैन पापा को कायल करने की भरपूर कोशिश कर रही थी। नैनी बेटा, मैं एक बार मना कर चुका हूँ, तो फिर बार बार क्यों जिद कर रही हो? आई सेड यू नो। पापा प्लीज़, इट्स माई ड्रीम विश। मैं अपनी ज़िंदगी के बस 2 साल मांग रही हूँ। क्या मेरी ज़िंदगी के 2 साल मुझे नहीं मिल सकते? नैन की आंखें आंसुओं से लबालब भरी हुई थी। सिकंदर अलीम ने अखबार पढ़ते हुए ज़रा नैन की ओर देखा तो उनका दिल पसीज गया। चाहे कुछ हो जाए, वो नैन की आंखों में आंसू नहीं देख सकते थे। न्यूज़पेपर एक तरफ रखकर सीधे हो बैठे और बगौर अपनी नन्ही परी को देखने लगे।
जिसको देखे बिना उनकी ज़िंदगी की रमक अधूरी थी, वही दूर दयारे गैर जाने की बात कर रही थी। तुम्हें कितना % यकीन है कि तुम्हें स्कॉलरशिप मिल जाएगी? क्योंकि बेटा बहुत लायक फायक बच्चे रह जाते हैं इन मामलों में, पापा ने पुरसोच अंदाज में कहा था। पापा, आई एम नॉट श्योर कि मुझे स्कॉलरशिप मिलेगी कि नहीं। मैंने फॉर्म फिल करके भेजा है, अब किस्मत हुई तो लग जाएगा, और अगर ना लगा तो, अगर वहाँ से कोई रिस्पॉन्स ना आया तो। नैन की बात मुकम्मल होने पे पहले ही पापा जल्दी से बोल गए थे। फिर उन्हें अपनी जल्दबाजी का अंदाज़ा नैन की नाराज़ नज़रों से हो गया था। जब स्कॉलरशिप मिलेगा ही नहीं तो कैसे जा सकती हूँ भला, नाराज़गी से बोली। पापा प्लीज़ मान जाए ना। अच्छा देखते हैं, अगर स्कॉलरशिप मिल गई तो मैं मना नहीं करूँगा, लेकिन अगर ना मिली तो फिर जहाँ मैं कहूँगा वहाँ एडमिशन लेना होगा। डन डील। पापा ने सवाली आईब्रो उठाकर बेटी को जवाब तलब नज़रों से देखा। डन डन डनाडन। पापा, आप दुनिया के सबसे बेस्ट पापा है, नैन पापा को हक करते हुए जोर से बोली थी। साथ ही मैं मामा को बताकर आती हूँ, कहकर कमरे से निकल गई। सिकंदर अलीम नैन के जाने के बाद तादेर दरवाजे की तरफ देखते रहे, जहाँ से अभी थोड़ी देर पहले नैन गई थी। फिर चश्मा पहनते हुए दोबारा से न्यूज़पेपर सामने फैलाकर बैठ गए। 57,800 की तादाद पे मुश्तमिल जदीद दौर की बनी सोरबोने यूनिवर्सिटी, जो बाद में यूनिवर्सिटी ऑफ पेरिस में मर्ज हो गई थी, दुनिया की खूबसूरत यूनिवर्सिटीज़ में से एक है, जहाँ स्टूडेंट्स पढ़ने की ख्वाहिश करते हैं। नैन सिकंदर यहाँ अपने मुल्क का नाम और मकाम ऊंचा करने आई थी। यहाँ आना और पढ़ना उसकी ख्वाहिश थी, और आज वो इस मकाम पर थी जहाँ उससे होना ही था। तकदीर का लिखा कौन टाल सकता है भला? इरादे पाक और मजबूत हो तो तकदीर वहाँ ले जाती है जहाँ का कभी सोचा भी नहीं होता। कहते हैं हाथों की लकीरें तो खुद में उलझी होती है। इन लकीरों ने क्या देना है, जबकि ये उलझी लकीरें ही तो हमारी किस्मत सुलझाती है। नैन का दियारे गैर आना, इसके पीछे भी तो तकदीर का कोई राज छुपा था। नैन सिकंदर को आए 2 हफ्ते हो चुके थे, अभी इसके क्लासेस स्टार्ट नहीं हुए थे। स्टूडेंट कार्ड बन चुका था, जिस बेस पर उसे बुक्स मिल चुकी थी। लाइब्रेरी कार्ड भी उसने ढूंढ कर बनवा लिया था। उसकी अभी तक किसी से ख़ास दोस्ती नहीं हुई थी, वो ऐसी ही थी, कमगो। वो ज़्यादा दोस्तियां करने की शौकीन नहीं थी। यहाँ आकर अभी तक उसकी सिर्फ कुछ से हाय हेलो हुई थी। वो काफ़ी हद तक कोऑपरेटिव थी। चीनी खदोखाल की मालिक मचीकल स्माइल वाली लिंडा, वो जब भी हंसती नैन उसे बगौर देखती। वो जापान की थी, लेकिन हंसने का अंदाज जापानियों से मुख्तलिफ था। जापानी औरतें हंसते वक्त मुंह पे हाथ रख लेती है, जबकि लिंडा ने ऐसा नहीं किया। उसकी हंसी आसमान से बिखरी चांदनी जैसी थी, मुकम्मल और खूबसूरत, खुश शक्ल और खुश मिजाज। लिंडा ने नैन को पहली नज़र में ही अच्छी लगी थी। लिंडा की मदद से उसे जॉब भी मिल गई थी। पापा के लाख कहने पर भी वो ना मानी और पापा को पैसे भेजने से मना कर दिया। ये 2 साल उसके थे, सिर्फ उसके, कि वो यहाँ सब कुछ अपनी मदद आपके उसूल के मुताबिक करना चाहती थी। अभी वो फ़िलहाल इसी होटल में ठहरी हुई थी, जिसके 1 माह की पेमेंट पापा कर चुके थे, इसलिए उसे ये महीना यहीं गुजारना था। लेकिन फिर भी वो साथ साथ अपनी जॉब के मुताबिक कमरा तलाश रही थी। अब इसके आगे की स्टोरी मैं आपको अगली किस्त में सुनाती हूँ कि ये पेरिस का सफ़र नैन के लिए कैसा रहेगा। क्या वो अपने 2 साल में अपनी मंजिल को पालेगी? ये सब कुछ जानने के लिए मेरे साथ बने रहें। अगली किस्त में फिर मिलेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।